दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं। तो इंटरमीडिएट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का ये पेपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए चलते हैं आपको आपके इस क्वेश्चन पेपर की दुनिया में। तो सही आंसर आपको देना है इसमें। देखिए क्या आपसे कह रहा है, सही आंसर देना है आपको। सही विकल्प चुन करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है, ये देखिए। जो टर्नर सिंड्रोम है उसके लिए आपका सही है ये एक्सो, ये टर्नर सिंड्रोम के लिए संकेत सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपदंश उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है। उपदंश उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है। तो उपदंश उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु वो हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम, यानी पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है, आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आपके इस तरह से, पीलिया, मलेरिया, हैजा, कैंसर। तो देखिए पीलिया आपका संक्रामक रोग है, मलेरिया भी है, हैजा भी है। तो इसमें संक्रामक रोग कौन नहीं है, तो वो है आपका कैंसर। ठीक है, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज किसने की। तो ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा के लिए जॉर्ज कोहलर ने की। किसने, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ये है आपके तीसरे ऑप्शन, यानी इतने आप खुद से आप ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब ले चलते हैं आपको, ये पहला क्वेश्चन अतुलघुत्रीय का आ गया। अब आपको अतुलघुत्रीय को बताना है कि कितने क्वेश्चन, अब अतुलघुत्रीय क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, अनुन्मील्यता से क्या तात्पर्य है। अनुन्मील्यता क्या है या निमीलिता क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो देखिए, वह द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं। ठीक है, वह द्विलिंगी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं और कभी खिलते नहीं हैं। ठीक है, अनुन्मीलिता पुष्प कहलाते हैं। जबकि स्वपरागण की यह युक्ति निमीलिता या अनुमीलिता कहलाती है, जैसे खट्टी बूटी है, कनकौआ है, ये समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्तोचक्र क्या है। पूछा जा रहा है कि आर्तोचक्र क्या है। तो देखिए, मादा प्राइमेट में पाया जाता है। मादा में जननकाल के प्रारंभ के समय ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जननकाल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं या आर्तोचक्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट तकनीकों द्वारा उन बंध दंपतियों को संतानोत्पत्ति सहायता करना है जिनका सामान्य उपचार संभव नहीं है, उनको संतान उत्पन्न करने की एक विधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एलील क्या है। क्वेश्चन आ गया आपका कि एलील क्या है। तो देखिए, युग्म विकल्पी एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स एलील कहलाते हैं। अर्थात एक ही जीन के दो या अधिक विकल्प, जैसे पुष्प का रंग लाल व सफ़ेद हो सकता है, तने की लंबाई,
ऊंचा लंबा या बौना होता है, तो ये जो उसका लक्षण है यही उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक रज्जुक डीएनए यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 20% आपकी क्या है, साइटोसिन। साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से होता है साइटोसिन। तो सी आप जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, ATGC। ठीक है, यानी ये एडेनिन थायमिन बराबर होता है ग्वानिन साइटोसिन की, यानी इसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या मान दिया गया आपको, यहाँ दिया गया है कि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है। ठीक है, तो साइटोसिन यानी सी बराबर है आपका कितना, 20%। तो जी भी आपका कितना हो जाएगा, 20%। तो 20 और 20 40, तो 100 में से 40 निकल गया, कितना बचा, 60। और 60 को 80 में बांट देंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो आपका कितना होगा, 30%। क्लियर। ये देखिए आंसर है आपका एडेनिन बराबर थायमिन यानी टी, ग्वानिन और साइटोसिन ये बराबर होते हैं। तो जी और सी बराबर कितनी है आपकी, 40%। तो ये और टी का मान, ये प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 40 निकाल देंगे, आएगा 60। 60 में ये और टी का मान अलग हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो टी आपका हो निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग हल्का रंगता है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है, यह गुणसूत्र का संघनित भाग है जो केंद्र के चारों ओर रहता है। यूक्रोमेटिन में क्या कह रहा है कि यह गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम संघनित होता है। हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, अतः इसके जीन सदैव निष्क्रिय होते हैं। यूक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन शीघ्रता से होता है तथा इसके जीन बहुत ही सक्रिय होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है और यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन भागों में निम्न घटनाएं होती हैं, शरीर के अंग तथा पोषक का नाम बताना है आपको। तो देखिए पहला आपका है संसेचन, बीजाणुओं का निर्माण, अमीबी अवस्था और लैंगिक जनन। ये किन किन पोषक के अंदर होता है, तो ये आपको पूरी चीज बताने हैं। तो संसेचन कहाँ होता है, यह क्रिया पोषक मादा एनाफ्रीज की कार्प या अन्नपुट में होती है। दूसरा बीजाणुओं का निर्माण, यह एनाफ्रीज की लार ग्रंथियों में बीजाणु निर्माण होता है। तीसरा है अमीबी अवस्था, मनुष्य के लाल रुधिर में पाई जाती है, लाल रुधिराणुओं में पाई जाती है। और अलैंगिक जनन का होता है, मनुष्य की यकृत कोशिकाओं तथा लाल रुधिराणुओं में इसकी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूँ, चावल, चना से बनते हैं और उनमें सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं, इनके नाम बताइए। तो ये देखिए पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूँ, चावल, चना से बनते हैं, जिनमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग शामिल है। डबल रोटी, आहार में देखिए डबल रोटी, टोस्ट, पाव, इडली, डोसा, ढोकला जिसको कहते हैं। गेहूँ देखिए कितना, डबल रोटी, टोस्ट, पाव गेहूँ से बनते हैं। इडली, डोसा ये चावल से बनते हैं और ढोकला ये चना से बनता है। और इसमें जो सूक्ष्म जीव बनाने में भागीदारी करता है वो है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी और
ल्यूकोनास्टा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिकृतियन का उद्भव, बायोरिएक्टर का और अनुप्रवाह का। इसमें से आपको 2 का लिखना जरूर आएगा, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। प्रतिकृतिकरण क्या है? प्रतिकृतिकरण का उद्भव या प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ में उपस्थित अनुक्रम या स्थल है। डीएनए का कोई खंड इस स्थल से बंधकर परपोषी कोशिकाओं में द्विगुणन करने में सक्षम होता है। यह अनुक्रम स्वायत्त रूप से प्रतिकृतिकरण की अनुमति देता है तथा अन्य प्रकार वाहक परपोषी कोशिकाएं स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न कर सकती है। इसलिए लक्ष्य डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहायक उत्पत्ति अनुक्रम संवाहक में क्लोनल किया जाता है। और बायोरिएक्टर क्या है? व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन का शोधन किया जाता है। बायोरिएक्टर एक बड़े पैमाने पर समान होता है जिसमें सूक्ष्मजीवियों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे आधारी पदार्थ, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिडोलिक हौज बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है अनुप्रवाह संसाधन क्या है? जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिष्करण व विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण व शोधन किया जाता है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी रूपांतरण फसल पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे जीव जिसकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जीनों में फेरबदल कर दिया गया हो, आनुवांशिक रूपांतरण जीव कहलाते हैं। अधिकांशतः किसी बाह्य जीन को इन जीवों में प्रवेश कराया जाता है, इस कारण इन्हें पारजीनी जीव भी कहा जाता है। फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारजीनी पादपों का प्रयोग वाहक तौर पर किया जाता है। इन फसलों को जीएम फसलें भी कहा जाता है या जैव प्रौद्योगिकी फसलें भी कहते हैं, जैसे बीटी फसल आदि, बीटी कपास आदि। अगला है लघुत्तरीय सेकंड में देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। ये जो है नंबर, इससे काफ़ी नंबर मिलते हैं आपको, तो आप जैसे जैसे लिखेंगे वैसे नंबर मिलेगा भैया। तो जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जीन थेरेपी इसके अंतर्गत मानव निर्माण में असामान्य या त्रुटि या विकारी जीन को स्वस्थ जीन में प्रतिस्थापित किया जाता है, जीन का ही ट्रांसफ़र किया। एंजाइम थेरेपी में क्या होता है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतलब और अंतर है, यह विधि अनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और एंजाइम थेरेपी में क्या होता है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला है जीन थेरेपी में बताया गया कि इसमें विकसित जीन को जीन लक्ष्य मोदन द्वारा स्वास्थ्य बनाकर अनुवांशिक रोगों से मुक्त किया जाता है। एंजाइम थेरेपी में इसमें रोगी की अस्थमज्जा, शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर अनुवांशिक अभियांत्रिकी एडीए युक्त विषाणु से पार संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगों में स्थापित कर दिया जाता है। और अगला बताया गया
जिन उपचार में प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में किया जाता है, इसका उदाहरण है भ्रूण उपचार। और जीन थेरेपी में क्या होता है कि एंजाइम थेरेपी का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण SDAS-CID, जिसमें ADA एंजाइम की कमी होती है। तो ये आपके है अंतर। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इनकी विशेषता बताने तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ या पादप ये दलदल यानी समुद्र के किनारे दलदलीय स्थानों या लवणों के अधिक वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन, बंगाल। यहाँ भूमि में ऑक्सीजन की कमी के कारण जड़ें बाहर निकल करके श्वसन क्रिया करने लगती हैं, जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं। इनमें अंकुरण प्रतिष्ठ जरायुज प्रकार का होता है। इसमें पादप पर ही बीजों का अंकुरण हो जाता है, जैसे राइजोफोरा। लवणोद्भिद के अन्य लक्षण देखिए क्या होता है कि इनकी जड़ें दो प्रकार की होती हैं, वायवीय तथा भूमिगत। वायवीय जड़ें दलदल बाहर सीधी निकल जाती हैं और खूंटों जैसे संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है, इन पर अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानव गतिविधियां जारी रहती है, लेकिन इन गतिविधियों में जैव संपदा का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार सन 1975 में यूनेस्को द्वारा दिया गया। यूनेस्को ने इसी वर्ष मानव तथा जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। मई 2002 तक 94 देशों ने 408 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं। इनमें से प्रमुख हैं नंदा देवी, पंचमढ़ी, सुंदरबन। यानी उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अगला है, इसी में और है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। परिचालन क्षेत्र, यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है, इसलिए मानव सक्रियता वाला क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है आपका प्रतिरोधक क्षेत्र, परिचालन के अंदर का क्षेत्र है। ये प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मानव बस्तियां तो नहीं होती है, लेकिन सीमित मानव क्रियाएं जरूर होती हैं। और केंद्रीय क्षेत्र क्या है कि ये जैवमंडल का केंद्रीय भाग है। यह भाग पूरी तरह अन्य जीवों के लिए कैसा होता है? संरक्षित होता है, और इस भाग में मानव क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंध होता है, जा नहीं पाता। प्लाज्मिड क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका उपयोग क्या है? ये आपको बता रहे हैं। जैव प्लाज्मिड जीवाणु के अतिरिक्त डीएनए की स्वायत्त इकाइयाँ होती है, जो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होती हैं। यह जीन अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाहक है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड वाहक PBr322 है। प्लाज्मिड में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है, इनमें स्वतंत्र रूप से पृथक्करण की क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इन पर प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन जैविक प्रतिरोधक जीन स्थित होते हैं। अगला है, प्लाज्मिड पोषक के मुख्य गुणसूत्र से पृथक होकर के द्विगुणन करते हैं। प्लाज्मिडों की उपयोगिता,
आणविक जैव वैज्ञानिक के लिए होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक इनको अनुवांशिक वाहक के रूप में प्रयोग कर ऐच्छिक जीन को कोशिका में प्रवेश करा करके उनकी वृद्धि कर सकते हैं। अब प्लाज्मिड में ऐच्छिक जीन प्रविष्ट की जाती है तथा ये रूपांतरित प्लाज्मिड पोषद जीवाणु कोशिका में रख दिए जाते हैं। तो प्लाज्मिड तथा इनके जीन पूर्ण जीवाणु की उस जनसंख्या के साथ द्विगुणित होने लगते हैं जिनका अवतरण पूर्वज पोषद कोशिका से हुआ है। यदि जीन ऐसी प्रोटीन को कोड करे जैसे मानव थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन्स, ऐसे प्रोटीन जीवाणु के अंदर जमा हो जाती है जहां इसे काट कर निकाल दिया जा सकता है। ठीक है। एशेरिचिया कोलाई में ऐसे 20 प्लाज्मिड रखे जा सकते हैं, अतः एक समय में 20 TSH जीनों को रखा जाता है तथा ये सभी जीन मिलकर के जीन की तुलना में इस हार्मोन्स की 20 गुना अधिक मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। इंटरफेरॉन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन यह कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। आइजैक्स एवं लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया और चूँकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोका जा सकता है या रोका जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन कहा गया है। इंटरफेरॉन विषाणु की केंद्र के अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं किंतु किसी भी प्रकार की कोशिका के उपापचय में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। इंटरफेरॉन कोशिका के बाहर उपस्थित विरियोन आदि को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते हैं, न ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम है। ये केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। इंटरफेरॉन का उपयोग संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने हेतु भी किया जाता है। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित में क्या अंतर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए ये जन्म के समय में जन्म जात यानी जन्म से ही पाई जाने वाली चीज़ है ये, और ये रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला है। दूसरा देखिए, ये विस्तृत सुरक्षा प्रतिक्रिया है जो स्वतः प्राप्त होती है, और ये देखिए ये रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षों से प्राप्त होती है। ये रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है तथा त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। मुख की लार एवं आँखों से आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। इसमें देखिए क्या है, प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर अनुक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस रोगाणु के पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रतिक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे टिटनेस है, चेचक है आदि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। वह हास्य तथा चेज द्वारा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ बताइए। तो देखिए अंतर में क्या है। अंतर में देखो, आरएनए में देखो, तो देखो पहले डीएनए में क्या है। डीएनए ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है,
और आरएनए कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इनमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं और इनमें सामान्यतः एक सूत्रीय होता है आरएनए में। इसमें देखिए, इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, इसमें पेंटोज शर्करा राइबोज प्रकार की होती है। थायमीन क्षारक पाया जाता है और यूरेसिल अनुपस्थित होता है। इसमें थायमीन क्षारक अनुपस्थित होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये प्रायः सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। यह केवल विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और अगला है, समस्त जीवधारियों में डीएनए आधारभूत रूप से एक समान व एक प्रकार का होता है। अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है? देखिए, बी डीएनए में दक्षिणवर्त कुंडली होती है और यह वामावर्त कुंडलित होती है। क्षार युग्मों के मध्य में 3.36 युग्मों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 3.36 होती है और इसमें क्षार युग्मों के मध्य की दूरी 3.52 से 4.13 तक होती है। इसमें देखिए, क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है और इसमें क्षार युग्मों की संख्या 12 होती है। कुंडलित व्यास इसमें 19 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें कुंडलित व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रायः सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये प्रायः कुछ ही कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर जो होते हैं उसको लॉन्ग ड्राइव आप करेंगे तो लॉन्ग आंसर भी देना पड़ेगा। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? सिद्ध करने के लिए हर से चीज द्वारा अनुवांशिक पदार्थों का वर्णन करना है। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ है, वह तत्व है जो विशेषकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? वंशागत को नियंत्रित करती है। यह पदार्थ अनुवांशिक लक्षणों का संकेत सूचनाओं को संचित रखता है तथा संतत पीढ़ी को संतत पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है। यह संतत जीव इन लक्षणों को विकसित करता है। ठीक है, ये आपको देखना है, देख लीजिए। समझ में आई बात? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण से। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। जंतुओं के इस नर या मादा के निर्धारण को क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, XY प्रक्रिया। ये लिंग निर्धारण की सबसे सामान्य विधि है। यह कुछ स्तनधारियों एवं कीटों में पाई जाती है, जैसे ड्रोसोफिला आदि में। इस प्रकार की विधि के अंतर्गत मादाओं में समान संरचना वाले 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और जो पुरुष होते हैं उसमें एक भिन्न गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, XO इस प्रक्रिया के दौरान लिंग निर्धारण द्वारा इस प्रक्रियाओं द्वारा लिंग निर्धारण कुछ कीटों में जैसे हेमिप्टेरा, आर्थोप्टेरा आदि में होता है। ठीक है, और ZZW ये देखिए, ये किस में होता है? इस प्रक्रिया में मादा विषमयुग्मी तथा नर समयुग्मी होता है। इसमें उल्टा होता है। इसमें नर में 2 समान प्रकार के एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इनकी मादाओं में या तो केवल एक्स लिंग गुणसूत्र होता है या एक्स एवं वाई लिंग गुणसूत्र होता है। ये मधुमक्खी का भी आपको बताया गया, मधुमक्खी ततैया, इसका भी आपको लिंग निर्धारण बताया गया है। ठीक है।
ये अगला देखिए, व्यसन से आप क्या समझते हैं। जैसे अल्कोहल सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रभाव प्रयोग में लाने वाला मादक पेय पदार्थ है। यह रासायनिक रूप से इसका नाम एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। अल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्ताव और हिंसा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात, हृदय घात, प्रमस्तिष्क रुधिरस्राव के कारण बेहोशी, कोमा और यहाँ तक कि क्या राम नाम सत्य है, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको नहीं करना भैया। नशा मुक्त रहें। जब तक नशा मुक्त नहीं रहेंगे आप कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये उत्तेजक ये औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। इनसे कष्ट से राहत मिलती है, रुधिर चाप बढ़ जाता है तथा स्वभाव उग्र हो जाता है। टफरेनिल, कैफीन, एम्फेटामाइंस, मेथिलफेनिडेट आदि। विभ्रमक देखिए, ये श्रवण तथा सृष्टि भ्रम उत्पन्न करने वाला होता है। यह विचार तथा भावनाओं में बदलाव लाने वाली औषधि है। चरस है, गांजा, भांग, हशीश है ना। एसेरिया कोलाई यानी इकोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अव्यक्त के प्रायोगिक चरण के बारे में आपको बताना है। पुनर्योगज डीएनए किसी बाह्य स्रोत या जीव से प्राप्त वांछित विजातीय जीव या डीएनए को पोषक के डीएनए से जोड़ करके वांछित उत्पाद या गुण प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। तथा विजातीय डीएनए युक्त पोषक डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ये देखिए, ठीक। ये चीज़ है, ठीक है। तो फिर ये दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।